Good morning, all of you. And today we are going to study the last part of respiratory system. And here we would be discussing the control of respiration. कि हम ये देखते हैं कि सांस की जो गति होती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक समान रहती है। आदमी जब आराम कर रहा होता है, बैठा होता है, तो पता भी नहीं चलता कि वो सांस ले रहा है, उसको खुद को भी महसूस नहीं होता, इतनी नैसर्गिक क्रिया है। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि उसको एक्सरसाइज करना है, भाग रहा है, रो रहा है, दर्द हो रहा है, कोई इमोशनल पेन है या किसी तकलीफ में है आदमी, तो उस समय ऐसा होता है, या प्राणायाम कर रहा है तो उस समय सांस की गति तेज हो जाती है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ऐसे कारकी जन्य कौन से ऐसे कारक हैं जो श्वसन की जो क्रियाविधि है, जो एक्टिविटी है रेस्पिरेशन की, उसको रेगुलेट करते हैं, उसका नियमन करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं कि लाइक हार्ट बीट, हृदय के धड़कने की तरह जो हमारी सांस लेने की क्रिया, ब्रीथिंग मस्ट अकर इन कंटिन्यूअस साइक्लिक पैटर्न टू सस्टेन लाइफ। जीवन को जारी रखने के लिए, जीवित रहने के लिए हृदय के धड़कन की तरह जो हमारे सांस की गति है वो भी लगातार जारी रहनी चाहिए और एक साइक्लिक पैटर्न में जारी रहनी चाहिए। और ऐसा होता भी है कि हमारे सांस लेने की क्रिया एक चक्रीय प्रक्रिया के द्वारा जारी रहती है। और इसमें होता क्या है कि द इंस्पिरेटरी मसल्स, जब हमने आपको वेंटिलेशन या रेगुलेशन हार्ट, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के दूसरे पार्ट में बताया था कि किस प्रकार से हमारे जो है डायफ्राम हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और दूसरे जो मसल्स हैं वो किस प्रकार से हमारे श्वसन की गति को रेगुलेट करते हैं और किस प्रकार से उसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक होती है इंस्पिरेटरी, इंस्पिरेटरी मतलब सांस अंदर खींचने की क्रिया होती है, और एक्सपिरेटरी मतलब इसको बाहर करने की क्रिया होती है। तो इंस्पिरेटरी मसल्स जो होते हैं रिदमिकली मतलब एक सक्रिय प्रक्रिया द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, संकुचित होंगे और रिलैक्स होंगे, जिसके द्वारा कि लंग्स में एयर की फीलिंग होगी, द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन होगा। और ये जो है कि ये सारा का सारा जो ये प्रक्रिया है, जो हमारे इंस्पिरेटरी मसल्स संकुचित होंगे, फिर फैल जाएंगे, एक्सपिरेटरी मसल जो है वो हमारे अंदर जो हवा हमने सांस के द्वारा ली है उसको बाहर करेगा। ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना, दे ऑल आर रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय सम न्यूरल एक्टिविटी। हमारे जो तंत्रिकाएं होती हैं रेस्पिरेटरी मसल्स में, जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिका तंत्र की, वो इनको उनके द्वारा इनको संचालित किया जाता है। ठीक है, तो अब जो ये ब्रीदिंग को या हमारी कुछ रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। रिफ्लेक्स क्या होता है कि जैसे छींक आ गई, खांसी आ गई, हमारी सांस तेज चलने लगी किसी विशेष परिस्थिति में, तो उन परिस्थितियों में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मसल्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए क्या होता है कि एक नर्व का सप्लाई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है जो इन चीजों को नियंत्रित करता है, क्रियान्वित करता है। और जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है वो अकॉर्डिंगली वही मॉडिफाई होकर के क्या होता है, जिसके द्वारा कि बोलते हैं हम, हमारी जो आवाज आ रही है, मतलब हमारी श्वास जो है, हमारी हवा जो है वॉइस कॉर्ड से होकर के निकल रही है वॉइस बॉक्स में, तो बोलने की क्रिया है, गाने की क्रिया है, सीटी बजाने की क्रिया है, विस्लिंग है, या फिर जैसे हम बांसुरी या कोई ऐसा वाद्य बजा रहे हैं जिसमें सांस से हवा भरने की जरूरत पड़ती है, या कभी जब आदमी सांस, मान ली स्विमिंग कर रहा है, तो स्विमिंग के अंदर, पानी के अंदर वो सांस नहीं ले सकता, तो चाहे स्विमिंग के दौरान सांस को होल्ड करना है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, विस्लिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, सारी की सारी क्रिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो गैसेस का आना जाना है इसी से संचालित होती है। तो इसीलिए हमारे जैसा आप ये देखिए कि मान लीजिए कोई आदमी गा रहा है, तो गा करके अगर हाई नोट पर जाना तो सबके बस की बात नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हमें कामयाब नहीं होने देता। हमारी प्रैक्टिस नहीं है किसी को गाने की, और उसको कहो कि खूब हाई नोट पे गाएगा
तो जाहिर सी बात है उसका सांस उसका साथ नहीं देगी। लेकिन यही जब आदमी प्रैक्टिस कर लेता है, उसके मसल्स, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, जो न्यूरल सिस्टम है, वो एक ढंग से जब अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं, एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, उनमें अनुकूलन हो जाता है, तो फिर वो व्यक्ति प्रैक्टिस से ऐसा कर सकता है। तो जो रेस्पिरेशन की क्रिया है, उसका जो न्यूरल कंट्रोल है, जो तंत्रिकीय नियंत्रण है हमारे रेस्पिरेशन का, श्वसन का, उसके 3 आयाम है, 3 संघटक हैं। एक वो है कि एक वो कारक होते हैं जो हमारे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, हमारे सांस लेने और छोड़ने की का जो रिदम है, जो चक्र है, उसको संचालित करता है। दूसरा, एक तो जो रिदम को संचालित कर रहा है कि भाई सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि दूसरा फैक्टर रेगुलेट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेंटिलेशन, कि हम कितनी मात्रा में सांस लेंगे और कितनी मात्रा में सांस छोड़ेंगे। आदमी बैठा होता है तो बिल्कुल कम मात्रा में सांस लेने और छोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सोते समय ब्रेन को और दूसरे ऑर्गन्स में कुछ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, सांस तेज चलती है। तो रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग जो होता है, जो हमारे शरीर के आवश्यकता के अनुसार मैच करता है, उसको रेगुलेट करने वाले कुछ कारक होते हैं। उसी प्रकार से जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है, जो श्वसन की क्रिया है, उसको मॉडिफाई करने वाले कुछ कारक होते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है, उसके मेनली देखिए कि 3 तरह के उसके पार्ट्स हैं। पहला है सेंसर। जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है तब तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यही नॉर्मल हमें हीमोस्टेसिस या समस्थैतिकी को बना के रखना होता है, मेंटेन करना होता है बॉडी में। वी नीड टू मेंटेन अ नॉर्मल लेवल ऑफ PO2 and PCO2 in our arterial blood, in our tissues। तो उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि हमें श्वास की गति को मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। हम धीरे सांस ले सकते हैं, तेज सांस ले सकते हैं। तो इन नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने के लिए 3 एलिमेंट होते हैं, जैसा यहाँ दिखाया गया। नंबर 1 एलिमेंट इज सेंसर। सेंसर मतलब वो संवेदक हैं, संवेदी अंग हैं, संवेदी तंत्रिकाएं हैं जिन अंगों में अवस्थित होती है, वो सेंसर्स होते हैं। मतलब ये फील करते हैं, है ना, परसीव करते हैं, सेंस करते हैं। तो इसमें कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स जो पहचान करते हैं कि भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा कितनी है, एसिड की मात्रा कितनी है ना, उसमें एसिडिटी कितनी है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी हो गई, है ना, हमारे ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में कहीं भी उसकी एसिडिटी कहाँ पहुंच गई, पीएच कहाँ पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है। तो कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंट्रल होते हैं और पेरिफेरल होते हैं। सेंट्रल होते हैं और पेरिफेरल होते हैं। अब सेंट्रल पेरिफेरल की मैं जहां भी बात करूं तो उसमें आपको यह समझना चाहिए कि दिस रिलेट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। जबकि जो पेरिफेरल है उसमें जो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो हमारे पेरिफेरल सिस्टम का पार्ट होती है। जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो भी तंत्रिकाएं निकल करके शरीर के अलग अलग अंगों में जा रही हैं, इवन की वो तंत्रिकाएं जो हमारे लंग्स में जा रही हैं, है ना, वो सारे के सारे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल सिस्टम। एंड उसमें क्या होता है कि कुछ तंत्रिकाएं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है, कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होती है। फिर कुछ पल्मोनरी रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब हमारे जो लंग्स हैं वहां भी कुछ ऐसे संवेदी तंत्रिकाएं हैं जो इस बात की फील देती है कि ऑक्सीजन कम है, ज्यादा है, हमें ब्रीदिंग की रेट बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए, वगैरह वगैरह। कुछ दूसरे रिसेप्टर होते हैं। अब इन सब का क्या होता है, सेंट्रल कंट्रोलर होता है। जो सेंसर ने सेंस किया और इसने इनपुट दिया किसको, ब्रेन को। ब्रेन में होता है ब्रेन स्टेम करके एक संरचना होती है, हम डायरेक्ट उसका देखेंगे, चित्र देखेंगे। फिर कॉर्टेक्स होता है, ब्रेन का कॉर्टेक्स इसका आगे वाला पार्ट होता है, जो क्या कहते हैं फ्रंटल ब्रेन का पार्ट होता है ना। और ब्रेन स्टेम जो होता है हमारे हाइंड ब्रेन का, पीछे वाले ब्रेन का पार्ट होता है। और दूसरे जो पार्ट के ब्रेन के पार्ट है, यहाँ ये इनपुट पहुंचता है कि भाई प्रॉब्लम हो गई है,
कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है या पीएच की मात्रा लो हो गई है बॉडी फ्लूइड में, है ना, और इमीडिएटली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने और अतिरिक्त ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है, या फिर ऑक्सीजन कम हो गया है, अंगों को, अंग जो है वो दे आर क्राइंग फॉर द ऑक्सीजन, जो अंग हैं वो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं। फिर वो जो है सेंट्रल कंट्रोलर वो कमांड देता है, मोटर कमांड, जो इफेक्टर्स जो होता है फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सेंसर ने ये बताया कि ऐसा हुआ, सेंट्रल कंट्रोलर ने उस इंफॉर्मेशन को लिया, इनपुट को, और फिर जो मोटर कंट्रोल है, मोटर नर्व्स हैं, उनको ये कमांड दिया कि भाई ये काम आपको करना है, अभी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ानी है या घटानी है। तो जाहिर सी बात है कि आप जानते हो कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, अभी हम सारे रेस्पिरेटरी मसल्स हमने आपको बताए थे, और डायफ्राम की मूवमेंट बताई थी। जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो कैसे एनाटॉमिकली हमारे मसल्स के द्वारा, जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है उसके द्वारा संचालित होता है, पढ़ चुके थे। दीज मसल्स, द रेस्पिरेटरी मसल्स एक्चुअली एक्ट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो जो न्यूरल कंट्रोल ब्रीदिंग होता है, इसे देखिए, ये है ब्रेन, ठीक है ना, ये है क्या है, ब्रेन। ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसको, ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है। इसमें जो आगे थोड़ा सा ये वाला पार्ट है, इसको हम पॉन्स क्या कहते हैं, पॉन्स कहते हैं, और इसको हम ये क्या कहते हैं, इसको हम मेडुला कहते हैं, ठीक है। पॉन्स है और मेडुला है, इसको ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ये नीचे मेडुला ऑब्लिंगाटा भी कहलाता है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पार्ट है हाइपोथैलेमस का, इसके पीछे एमिगडेला लगा होता है, ठीक है। ये हमारे ये जो है ये मिड ब्रेन का पार्ट है, और मिड ब्रेन यहाँ पर होता है, और जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो यहाँ पर होता है, ठीक है, फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये। तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन का है, और ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, नीचे का पार्ट है, ब्रेन स्टेम। तो अब देखिए, जो अदर रिसेप्टर्स पहले देखते हैं, ऊपर यही लिखा हुआ, ये हाइपोथैलेमस, मैंने कहा कि पिट्यूटरी का अटैचमेंट सीधा हाइपोथैलेमस से होता है। आपने जब पिट्यूटरी सिस्टम हमने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाया था। पिट्यूटरी से आगे हाइपोथैलेमस एक्चुअली रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ इमोशन और पेनफुल इमोशंस, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, जैसे सांस की गति को हमको तेज करना है या बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी कहा कि भाई प्राणायाम चालू कर दो, कपालभाति की क्रिया चालू कर दो, तो कपालभाति की क्रिया को सेंस किसने किया, आपने जैसे कहा, ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है उसने कमांड देना शुरू किया, भाई अब चालू करो। तो उस कंडीशन में जो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है ये ब्रेन के हायर पार्ट से होता है, यहां से, ठीक है। उसके बाद ये जैसे मैंने कहा कि ये पॉन्स है और ये मेडुला है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, बेसिकली दे आर द मेन रेगुलेटर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ये मेन रेगुलेटर्स ये हैं। फिर उसके बाद जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं, होता क्या है कि जैसे आपने देखा कि ये अब यहाँ से क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड चालू है, बेसिकली यहाँ से कुछ पेरिफेरल नर्व्स निकल रहे हैं, और वो पेरिफेरल नर्व्स कहाँ जा रहे हैं, हमारे हृदय में जा रहे हैं। हृदय में देखिए ये आर्टिक आर्च है, और ये जो है ये आर्टरी है, इसको नाम है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। मतलब ये हृदय से जो खून निकल रहा है ऑक्सीजनेट होने के बाद, और ये ऊपर जा रहा है, तो ये आगे ये ब्रेन में चला जाएगा, या फिर हमारे हेड वाले दूसरे पार्ट में चला जाएगा, ये अलग अलग अंगों में जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज आर्टिक आर्च कहा जाता है, ठीक है, कैरोटिड आर्च कहा जाता है। तो ये पार्ट है, ये सेंस करता है कि भाई ऑक्सीजन लो हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, या पीएच लो हो गया, मतलब हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गई। तो ये जो कंट्रोल है ये इस नर्व्स के जरिए यही पहुंचता है। फिर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स तो ये हो गए। फिर कुछ रिसेप्टर्स हमारे मसल्स और जॉइंट में भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आदमी एक्सरसाइज कर रहा है या कपड़े धो रहा है हाथ से, तो ये वाला मसल परेशान होगा, या फिर मान लो आदमी डंबल मार रहा है जाके जिम में, ये मसल जो होते हैं, ये मसल्स फिर ये सेंस देते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लो हो रहा है, ऑक्सीजन चाहिए और तुरंत चाहिए और स्पीडी इस प्रोसेस में चाहिए, तो ये देते हैं सेंस। तो बेसिकली दीज आर द रिसेप्टर्स, संवेदी अंग है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि सांस हमने तेज ली, तो उसका जो इरिटेंट, या मान लीजिए कि खाना खाते वक्त थोड़ा सा पानी आपके
उनने ट्रैकिया में जाने की कोशिश की, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां जाने की कोशिश की अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वो खांसी की वगैरह क्रिया आती है, उसका रिसेप्टर्स है स्ट्रेच रिसेप्टर्स। दीज आर द रिसेप्टर्स, these receptors actually sends the message to this respiratory controlling unit of the brain, ठीक है, और इसको हम कहते हैं न्यूरल कंट्रोल। अब ये लोकल कंट्रोल कैसे होता है? लोकल कंट्रोल होता है कि जो न्यूरल कंट्रोल में तो सारा का सारा जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल हमने बताया वहां से रेगुलेट होगा, ऐसे आगे कैसे होगा हम ये देखेंगे। जो लोकल कंट्रोल होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक चीज होता है परफ्यूजन, दूसरा होता है वेंटिलेशन। परफ्यूजन मतलब कि ब्लड का फ्लो कितना है आर्टरीज में, है ना, जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं या वहां पर ब्लड का फ्लो कितना है, किस रेट में ब्लड जा रहा है ना, वहां पर। तो मान लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में या रेस्पिरेटरी जो कैपिलरीज हैं या जो आर्टरियोल्स हैं, है ना, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा लो हो गई। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा लो है तो वहां पर खून को थोड़ी देर रुकना पड़ेगा ऑक्सीजनेट होने के लिए, प्रॉपर ऑक्सीजन लोडिंग के लिए। तो क्या होगा कि वहां पर जो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वहां वो थोड़ा कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे लंग्स वाले एरिया में, ताकि उसका पूरा प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो सके, ठीक है। और अगर PO2 हाई है तो वो फैल जाएगी, क्योंकि उसका ऑक्सीजनेशन फटाफट हो जाएगा, ठीक है, हुआ पड़ा है, ज्यादा ऑक्सीजन लोड होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो ब्लड फ्लो का रेगुलेशन है पल्मोनरी सर्किट में, लंग्स में, इसमें कंस्ट्रिक्शन और वाइसोडाइलेशन होता है। दिस इज द रेट ऑफ परफ्यूजन। परफ्यूजन मतलब रेट ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड पर ml ब्लड, मतलब पर मिनट कितना ml ब्लड जा रहा है। दूसरा है एल्वियोलर वेंटिलेशन, मतलब सांस की कितनी तेजी से भर रहा और कितनी तेजी से बाहर निकल रहा है। तो इसमें ब्रोंकोडाइलेशन होता है, मतलब जो ब्रोंकस होते हैं वो फैल जाते हैं उन एरियाज में जहां पर कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो उन एरिया में जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वहां फैल जाते हैं, ताकि हवा तेजी से वहां जा सके, और जहां पर लो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ताकि दूसरे एरिया में जहां पर की आवश्यकता है वहां पर हवा तेजी से जा सके, उन कोशिकाओं में जा सके। ये लोकल कंट्रोल है। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि वेंटिलेशन क्या है, दिस इज द O2 रीचिंग इन एल्वियोलाई, फेफड़े की कोशिकाओं में पर लीटर, मतलब कितना लीटर जो हवा है पर मिनट जा रही है। नॉर्मल वेंटिलेशन जो होता है 4 लीटर हवा 1 मिनट में जाती है। परफ्यूजन है अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, अभी हमने आपको बताया लीटर पर मिनट, नॉर्मल परफ्यूजन 5 लीटर ब्लड पर मिनट। अब देखिए यहाँ पर ये 4 है और ये 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन रेशियो, वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन रेशियो 4/5 का मतलब कितना हो गया 0.8। और ये रेशियो जो होता है, ये रेशियो बना के रखा जाता है प्रॉपर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए। दिस इज द कॉमन वैल्यू ऑफ वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन, कि हम जो हवा ले रहे हैं वो 4 लीटर हवा जा रही है और ब्लड जो है वो पर मिनट 5 लीटर का फ्लो हो रहा है। ये देखिए अगर वेंटिलेशन और परफ्यूजन का जो रेशियो हाई है, मतलब 0.8 से ज्यादा हो गया, मतलब वेंटिलेशन जो है परफ्यूजन को एक्सीड कर रहा है। ये उस कंडीशन में होता है जब लंग्स में मान लीजिए कहीं पर क्या हुआ कि कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर कि ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा है लंग्स, तो वहां पर क्या होगा कि वेंटिलेशन की गति परफ्यूजन से तेज हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि एल्वियोलाई में कहीं कहीं पर कोई ब्लॉकेज आ गई है ना, या निमोनिया की वजह से क्या हुआ कि वहां कफ जम गया है या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ब्लड जा नहीं रहा है, तो वहां पर वेंटिलेशन वो संट लग गया मान लीजिए, तो वेंटिलेशन और ऑक्सीजन ये क्या कहते हैं परफ्यूजन बराबर हो जाएगा। लो कब होगा, जब वेंटिलेशन कम होगा परफ्यूजन ज्यादा होगा। कि अगर मान लीजिए अस्थमा है, किसी को दमे की प्रॉब्लम है, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्लड में लोडिंग नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में नहीं हो रही है, पल्मोनरी एडिमा हो गया, तो उस कंडीशन में उसका जो वेंटिलेशन और परफ्यूजन का जो रेशियो है वो कम हो जाता है, और ये बराबर होता है उन डेड स्पेस में एम्बोलस। एम्बोलस मतलब वहां ब्लॉकेज आ गया कहीं पर,
ये खास तौर से होता तब है जब हार्ट से ब्लड आ रहा है और ब्लड आने के बाद कहीं या कहीं, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कहा जाता है इसको, ये ब्लॉकेज है, एम्बोलस एक्चुअली ब्लॉकेज है, वहां पर कोई परफ्यूजन हो ही नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में क्या मतलब जिसमें परफ्यूजन जीरो हो गया और यहाँ पर वेंटिलेशन जीरो हो गया, ठीक है। तो वेंटिलेशन जीरो कब होगा? जब कोई एयर उसमें नहीं जा रहा है, लंग्स की कुपिका में निमोनिया के केस में होता है। और ये क्या कहते हैं, परफ्यूजन कब जीरो होता है? जब वहां पर पल्मोनरी एम्बोलस हो जाता है, एम्बोलिज्म हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है आर्टरी में, ठीक है। तो ये नहीं भी अगर आप एग्जाम में लिखें, जो पहला वाला मैंने बताया है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। वो क्या क्या आपको मान लीजिए, यूजुअली कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन पे क्या होता है, शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो उसमें इतना डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अभी इनवॉलेंट्री कंट्रोल जो होता है, इसका इनवॉलेंट्री मतलब कि रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस जो हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर आदमी का नाक बंद कर दो थोड़ी देर और नाक खोल दो, उसको कहो तू सांस रोक के रख, नहीं रोक पाएगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसे बॉडी की एक्टिविटी होती है जो हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं है। तो जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल है वो मेडुला और पॉन्स में होता है। मेडुला और पॉन्स का जो कंट्रोल है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, और ये डायरेक्ट करता है कि कितनी रेट से ब्रीदिंग होगी और कितनी मात्रा में हवा अंदर जाएगी, वेंटिलेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और ये फीडबैक जैसे कीमो रिसेप्टर से मिलता है उसके द्वारा ये रेगुलेट होते हैं। वॉलंटरी जो होता है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, मैंने अपनी ब्रेन का पार्ट बताया था कि जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम बेसिकली हमारे वॉलंटरी सारे कंट्रोल वहीं से नियंत्रित होते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से होता है ये, जो रेस्पिरेटरी मोटर न्यूरॉन्स है उनको करते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स में, और ये बेसिकली इमोशन और पेन की सिचुएशन में ये काम करते हैं। ये देखिए ये प्री बोर्सिंगर कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए जैसे ये हमने कहा कि दिस इज द फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये थैलमस है, ये काला वाला जो देख रहे हो हिप्पोकैम्पस है, यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है, ये वाला पार्ट हाइपोथैलेमस है, और ये आप पहचान रहे पिट्यूटरी है, यहाँ पर मेमलरी बॉडी आपको दिख रही है ना, ये हमने आपको बताया था आपको। अब इसमें जैसे मैंने बताया था कि दिस इज पॉन्स, दिस इज मेडुला, लिखा हुआ है पॉन्स एंड मेडुला। तो पॉन्स में एक्चुअली दो ऐसे गैंग्लियन के समूह होते हैं, गुच्छे होते हैं नर्व्स के, जिनको हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिस सेंटर। एक है क्या, नीमोटैक्सिस सेंटर, इसको याद रखना पड़ेगा अपने को, न्यूमोटैक्सिस सेंटर, और दूसरा एपन्यूस्टिक सेंटर। ये दो सेंटर हैं जो पॉन्स में है, और बाकी कुछ सेंटर्स ऐसे हैं, कुछ न्यूरॉन्स के सेंटर हैं जो मेडुला में पाए जा रहे हैं। मेडुला में क्या है, तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, डीआरजी कहेंगे इसको, दिस इज डीआरजी, दिस इज वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम प्री बोर्सिंगर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, प्री बोर्सिंगर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि जो अनैच्छिक नियंत्रण होता है, जो इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है, वो यहां से होता है और यहां से होता है, दोनों जगह से इनवॉलेंटरी कंट्रोल तो सारा का सारा यहां से होगा, है ना। और जो वॉलेंटरी कंट्रोल है उसके लिए यहां से होता है, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। तो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स क्या करते हैं, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो होता है इंस्पिरेटरी है। इंस्पिरेटरी का मतलब कि वो सांस को अंदर लेने का काम करते हैं, और ये फायरिंग ब्रस्ट, जो न्यूरॉन की जो फायरिंग होती है, न्यूरॉन जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से जो मैसेज आता है उसमें जो आवेश होते हैं उसकी फायरिंग होती है, और वो एक से दूसरे न्यूरॉन को जैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो उसके में क्या होता है कि न्यूरॉन की फायरिंग के कारण क्या होता है कि जो मैसेज है आगे पहुंचता है। ये फायरिंग जो है इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंस्पिरेटरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इंस्पिरेशन का पार्ट होता है। जब फायरिंग खत्म रुक जाती है, मतलब जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो होता है वो अपना मैसेज, मतलब न्यूरॉन फायरिंग कर रहा है, मतलब दे आर कम्युनिकेटिंग सम मैसेज टू द अदर पार्ट, तो उसमें पैसिव एक्सपिरेशन होता है। पैसिव मतलब जब हम चुपचाप सांस ले रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है,
तो ये जो पैसिव एक्सपिरेशन है उसमें डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की फायरिंग रुक जाती है, और जब हमें तेज जोर से सांस लेना होता है तो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं, मतलब इंस्पिरेशन का काम जो होता है तेज होगा या पैसिव रेस्पिरेशन होगा, ये रेगुलेट होता है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन द्वारा। मतलब यही है, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या कर रहा है कि वो हमारा जो इंस्पिरेशन है, सांस लेने की क्रिया, वो तेज होगी या कम होगी, इसको नियंत्रित कर रहा है। जो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, ये जब पैसिव ब्रीदिंग होती है तब तो ये इनएक्टिव रहते हैं, और ये दोनों को नियंत्रित करते हैं, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी दोनों को नियंत्रित करते हैं। और जो डॉर्सल न्यूरॉन है, इसकी जो फायरिंग होती है, इससे क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि स्पिल ओवर हो जाता है। एंड बेसिकली जो वेंट्रल न्यूरॉन है वो क्या करते हैं कि वो एक्सपिरेटरी मसल्स को करते हैं, इंटरकॉस्टल और एब्डोमिनल मसल्स को करते हैं, इससे सांस बाहर लेने की प्रक्रिया हो सके, और ये दोनों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मेन कंट्रोल जो 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 डीआरजी नहीं कर रहा था, वो काम ये कर रहा है कि सांस को बाहर धकेलने का काम जो है, पुश करने का काम जो है, वो ये कर रहे हैं। कौन? वॉलेंट्री वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। उसके बाद देखिए, ये देखिए, अब अभी तो हम ये वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो एक्सपिरेशन, ये डायग्राम आप याद रखिए हमेशा। ये डॉट्स, डीआरजी क्या कर रहा है? इंस्पिरेशन का काम कर रहा है, वीआरजी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों का काम कर रहा है। और ये देखिए, इन दोनों से जो नर्व तंत्रिकाएं जा रही हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है, और यहां से फिर क्या होगा कि ये लंग्स के जो इंटरकॉस्टल और मसल्स हैं या डायफ्राम में जाना वाला एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये वहां पर जा रही है। क्योंकि ये यहां से निकल करके बाहर जा रही है, दैट्स व्हाई दे आर द पेरिफेरल न्यूरॉन्स। और ये न्यूमोटैक्टिक और अपनिस्टिक सेंटर क्या करता है, ये हम आगे देखते हैं। क्योंकि ये पॉन्स में पाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप, सिंस दे आर लोकेटेड इन द पॉन्स ऑफ द ब्रेन। तो इसमें दो सेंटर हम आपको बता चुके हैं, न्यूमोटैक्टिक सेंटर और एपनिस्टिक सेंटर। ये इंपल्स जो होता है इस सेंटर से, ये इंस्पिरेशन को रोकता है, और पैसिव या एक्टिव एक्सेलेशन को सांस छोड़ने की क्रिया को ये प्रमोट करता है। और ये क्या करता है कि इसका एक्शन जो ये है, इसको, इसकी एक्टिविटी को भी चेक करता है। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए कि आप न्यूमोटैक्टिक सेंटर को में थोड़ा सा लीजन कर दें, वहां से थोड़ा सा मसल्स को निकाल लें या कुछ ऐसे करें, तो रेस्पिरेशन की रेट स्लो हो जाती है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इंस्पिरेशन को रोकता है, तो इंस्पिरेशन को, मतलब सांस अंदर लेने की क्रिया को रोक रहा है, तो ये अगर काम करना बंद कर देगा, लाइजनिंग करते हैं कई बार केमिकल से या इलेक्ट्रिकल सर्किट शॉर्ट्स के द्वारा लाइजनिंग किया जाता है किसी ब्रेन के एरिया को चेक करने के लिए, उसका फंक्शन क्या है। ये एक्चुअली बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट या फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, चूहों में खास तौर से। तो ये देखा गया है कि उसमें लीजन कर दिया जाए, मतलब कोई घाव कर दिया जाए या उसको नुकसान पहुंचा दिया जाए, तो रेस्पिरेशन की गति स्लो हो जाती है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है। जो एपनिस्टिक सेंटर है वो क्या करता है कि ये इंस्पिरेटरी एरिया जो होता है मेडुला का, उसको एक्साइट करता है। इंस्पिरेशन का काम कौन कर रहा था? डीआरजी। ये और वीआरजी भी कर रहा था। तो ये इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग कर रहा है, ये इनहिबिटरी, ये न्यूमोटैक्टिक सेंटर से इनहिबिट होता है, और ये एक्सपिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो न्यूमोटैक्टिक यही रिपीट हो रहा है कि ये रेस्पिरेटरी सेंटर, बेसिकली मेन काम तो डीआरजी और वीआरजी का काम होता है, लेकिन उसको फाइन ट्यूनिंग करने का काम जो करता है, ये न्यूमोटैक्टिक और एपनिस्टिक सेंटर करते हैं। ये न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो थे डीआरजी को जाके मैसेज करता है, क्योंकि डीआरजी का काम है इंस्पिरेशन को बढ़ाना, तो डीआरजी को ये रोकता है, स्विच ऑफ करो और इंस्पिरेशन को कम करो। एपनिस्टिक सेंटर जो होता है इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को रोकता है स्विच ऑफ होने से, मतलब इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स बंद नहीं हो जाए, इसको ये रोकता है एपनिस्टिक सेंटर। ये मतलब जो इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स थे वहां पर डीआरजी में, ये बंद नहीं हो जाए, इसको ये रोकता है, और ये उसको स्विच ऑफ करता है डीआरजी को। ये डीआरजी को स्विच ऑफ कर रहा है, ये स्विच ऑफ होने से रोक रहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों का, और ये क्या करता है, मतलब ये इंस्पिरेशन को बढ़ाता है। एपनिस्टिक सेंटर जो होता है, इंस्पिरेशन सांस लेने की गति को बढ़ाता है, ये सांस अंदर लेने के काम को रोकता है। ये जो चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है, ये एपनिस्टिक, इसमें क्या होता है कि न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो होता है एपनिस्टिक सेंटर पर को डोमिनेट करता है।
मतलब ये इंस्पिरेशन को चाहे तो रोक सकता है और ये एक्सपिरेशन को होने दे सकता है। न्यूमोटैक्टिक सेंटर का ब्रेक अगर नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बहुत लंबे लंबे सांस आदमी लेना शुरू कर देगा, है ना, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, ठीक है। और ये जो एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है, मतलब एपन्यूसिस की क्रिया हो जाएगी। तो ये दोनों ऑर्गन जो होता है, न्यूमोटैक्टिक सेंटर और एपनिस्टिक सेंटर, चेक्स एंड बैलेंस से काम करते हैं। कुछ हायर सेंटर्स होते हैं जो वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। हमने कहा था कि आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होते हैं, ये मेडलरी न्यूरॉन्स को बाईपास करते हैं करके, और कभी कभी सांस की गति को तेज कर देते हैं। कभी इमोशनल पेन होता है, जिससे मान लीजिए किसी को अचानक सबसे बहुत शॉकिंग न्यूज लगा, है ना, या आदमी जो होता है कभी कभी बहुत खुशी का न्यूज है तो उसकी सांस फूलने लगती है। जो इमोशन या पेन से होने वाला जो ब्रीथिंग अल्ट्रेशन है, वो वॉलंटरी कंट्रोल से होता है ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, जो हम आपको एरिया बता चुके हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल करीब 5 सेकंड की होती है। इनहेलेशन 2 सेकंड का होता है और 3 सेकंड का एक्सपिरेशन, मतलब एक्सपिरेशन होता है। नॉर्मल जो पैसिव रेस्पिरेशन होता है। इनहेलेशन में क्या होता है, पहले स्टेज में जो डॉर्सल न्यूरॉन था, है ना, डीआरजी, वो स्टिमुलेट होता है एपनिस्टिक सेंटर के द्वारा, और ये क्या करता है कि इंस्पिरेटरी मसल्स को बढ़ाता है। एक्सेलेशन 3 सेकंड का होता है, जिसमें न्यूमोटैक्टिक मसल जो होता है वो एपनिस्टिक सेंटर को रोकता है, जिसकी वजह से कि जो डॉर्सल न्यूरॉन थे, है ना, डीआरजी वाला जो पार्ट था, डॉर्सल गैंग्लियन न्यूरॉन, ये उसको ये रुकता है, और इनहेलेशन इससे नहीं होता, और इसकी वजह से पैसिव एक्सेलेशन की क्रिया होती है। तो ये देखिए, इनहेलेशन जो हुआ इसमें डीआरजी और इंस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वीआरजी का, ये दोनों स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। और जो एक्सेलेशन होता है उसमें डीआरजी जो होता है, या फिर जो वेंट्रल वीआरजी का जो सेंटर है वो इनहिबिट होता है, और जो एक्सपिरेटरी जो है, जो वीआरजी का, वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे जब फोर्स्ड एक्सपिरेशन करना होता है, मतलब जोर से सांस छोड़नी है ना, कि जब हम खास तौर से प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, तो उस टाइम जब हम सांस तेजी से छोड़ते हैं बाहर, या फिर से फॉर एग्जांपल कि कपालभाति की क्रिया कोई कर रहा है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो डीआरजी है वो इनहिबिट हो जाते हैं, जो वीआरजी का जो इंस्पिरेटरी सिस्टम है वो इनहिबिट हो जाता है, मतलब रुक जाता है, और जो उसका एक्सपिरेटरी मसल्स हैं, एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। केमिकल जो होता है उसमें कीमो रिसेप्टर होता है, जो बेसिकली PCO2 और पीएच पे डिपेंड करता है। मैकेनो रिसेप्टर जो मसल्स और जो भी मूविंग ऑर्गन है हमारे बॉडी के, वहां से एक्चुअली सेंस होता है। और बैरो रिसेप्टर्स, खासतौर से बीपी ड्रॉप हो गया, बीपी अगर ड्रॉप हो गया तो सांस तेज चलेगी, रेस्पिरेटरी RR फॉर रेस्पिरेटरी रेट। और ये जो कैरोटिड साइनस है ना, कैरोटिड जो मसल्स होते हैं वहां के साइनस के द्वारा ये प्रेशर चेंज फील किया जाता है। इसमें सेंट्रल में ये जो है, ये मेडुला के वेंट्रोलेटरल पार्ट में है, हमने देखा है। ये जो मेडुला में जो कीमो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस था, ये कैसे स्टिमुलेट होते हैं? ये स्टिमुलेट होते हैं कि जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ब्रेन के चारों तरफ, आपको पता है कि ब्रेन का जो एरिया है उसके चारों तरफ एक सेरेब्रो स्पाइनल स्पेस होता है, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जो ब्रेन को एक कुशन देता है। वो ब्लड के पीएच से डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है, क्योंकि इसकी सप्लाई जो सारा जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन है वगैरह, सप्लाई ब्लड से होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर के जरिए वहां सप्लाई आता है। तो कहने का मतलब कि वहां जो CSF है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, वहां अगर पीएच में चेंज होता है तो उसकी वजह से जो मेडुला में जो लोकेटेड रिसेप्टर से, मतलब मेडुला से सिर्फ क्या हो रहा है, वहां डीआरजी वीआरजी से सिर्फ रेगुलेट ही नहीं हो रहा है, दे आर ऑल्सो द कीमो रिसेप्टर्स। मेडुला के बाद हमने जो पहला डायग्राम बताया था, दूसरे जो पूरा कॉम्प्लेक्स जो हमने ब्रेन का आपको दिखाया था, तो उसमें मेडुला के बारे में हमने बताया था कि बेसिकली वहां से रेगुलेट तो होता है, साथ साथ दे आल्सो एक्ट एज द जो सेंट्रल कंट्रोल, जो हमने पहली या दूसरी स्लाइड बताई थी, उसमें मेडुला आल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर। उसके बाद ये जो पेरिफेरल है, ये एर्टिक और कैरोटिड बॉडीज में पाई जाती है, सारी की सारी आर्टरीज के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, वहां से फील होता है। और इसकी वजह से ये PO2 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया,
या पीएच कम हो गया, इसको ये महसूस करते हैं। और साथ ही साथ अगर PCO2 या पीएच बढ़ जाता है तो इसको भी महसूस करते हैं। ठीक है, तो जो केमिकल जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेंटिलेशन इज एडजस्टेड। अब ये सिंपल सी बात है, बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है कि अगर PO2 कम हो जाएगा या PCO2 बढ़ जाएगा या फिर हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएगा, मतलब पीएच और ऑक्सीजन कम हो गया या PCO2 बढ़ गया, इन तो बोथ द कंडीशन वेंटिलेशन का प्रोसेस तेज हो जाएगा। और ये नॉर्मल है तो नॉर्मल हो जाएंगे। तो आर्टेरियल ब्लड गैसेस आर मेंटेन विद इन द नॉर्मल रेंज। जो आर्टरी से हमारे जो आर्टेरियल आर्च बताया था ना आपको, कैरोटिड आर्च, जो आर्टिक आर्च जो बताया था, जो ब्रेन से निकलता है, वहां पर अगर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नॉर्मल है तब तो रेट ऑफ ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। अगर वो वेरी करेंगे तो फिर वो वेंटिलेशन का प्रोसेस तेज हो जाएगा। ये केमिकल कंट्रोल कैसे होता है, ये निगेटिव फीडबैक पे काम करता है। ये अब निगेटिव फीडबैक हम आपको कई बार बता चुके हैं कि मान लीजिए कि सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, ऑक्सीजन लो हो गया, तो ब्रीदिंग का रेट तेज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नॉर्मल होंगे तो क्या होगा, इसका निगेटिव फीडबैक जाएगा और ब्रीदिंग का प्रोसेस फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता चुका कि ये जो गैस के टेंशन से रेगुलेट होते हैं, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पहले भी बता चुके कल की क्लास में या इससे पिछले वाले लेक्चर में, कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होता है कि उससे पीएच भी बढ़ने की संभावना होती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड टू द कार्बोनिक एसिड। और ये कीमो रिसेप्टर जो बॉडी में होते हैं, जहां जहां हमने बताया थी, ये गैस टेंशन की वजह से कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, ब्रेन को सेंटर भेजता है। तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कौन कौन से हो गए, देखिए ये आप देख रहे हो कि हार्ट है। हार्ट से क्या हुआ कि ये देखिए ये जो है ये आर्टिक बॉडी, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे सेंसरी सेल्स होते हैं जो आर्टिक बॉडी लिखा हुआ है, ये आर्च है और यहाँ पर ये आर्टिक आर्च है। बेसिकली आर्च मतलब ये मेहराव जैसा ही घूम के जाता है नीचे से, यहाँ से जाकर के ये क्या होता है, ये फिर डॉर्सल आर्टा बनाता है ये, और ऊपर इसी से ब्रांच निकल रहा है। ये इसमें दो ब्रांच निकल रहे हैं। ये जो दोनों आर्टरी, जो मेन आर्टरीज है ना, इनको हम ये दो कॉमन लेफ्ट और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, जो जाकर के इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड में बदलते हैं। इन सब जगह पर ये कुछ कैरोटिड बॉडीज होते हैं और कुछ आर्टिक बॉडीज होते हैं जो सेंस करते हैं कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का टेंशन कितना है या ब्लड में पीएच की मात्रा कितनी है। तो सरफेस ये सेंट्रल की वो ये तो पेरिफेरल था, अभी पिछले वाला जो हमने बताया जो आर्टिक और कैरोटिड बॉडीज थे। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर ये हम डिस्कस कर चुके, ये आपको ऑलरेडी बता चुके कि मेडुला में पाया जाता है, जहां पर कि डीआरजी और बीआरजी था। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हाइड्रोजन आयन बढ़ने की वजह से बढ़ते हैं। सीएसएफ जो है वो मैंने अभी को बताया था कि ब्लड ब्रेन बैरियर से सेपरेट होते हैं और आमतौर पर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेटली इम्परमिएबल होते हैं, लेकिन ये CO2 उसमें चला जाता है और CO2 वहां जा करके CO2 की मात्रा अगर ज्यादा होगी ना तो क्या होगा कि फिर CO2 की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। फिर वहां अपने आप मतलब ब्लड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन या बाइकार्बोनेट आयन है वो तो ब्रेन में नहीं जा सकता, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर है जो हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार के विषैले टॉक्सिक पदार्थ को ब्रेन में नहीं जाने देता। तो उसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयन है या बाइकार्बोनेट आयन वो तो अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में ज्यादा है जो ब्रेन में पहुंच रहा है पर्टिकुलरली, हालांकि पहले तो जब ब्लड जा रहा था कैरोटिड आर्टरी के थ्रू ब्रेन में तो वहीं पर आर्टिक और कैरोटिड बॉडी ने उसको पहचान लिया भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर चला जाता है ऊपर तो वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर सीएसएफ के अंदर जाकर के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जाकर के कार्बोनिक एसिड में बदलेगा और वहां फिर हाइड्रोजन आयन जनरेट हो जाएंगे। तो और उसमें क्या होता है कि जो सीएसएफ होता है ना वहां उसकी बफरिंग कम होती है। ब्लड में अगर थोड़ा बहुत हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है कि ओवरऑल पीएच पर ब्लड का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लड बहुत ही स्ट्रांग बफर है, उसमें कई प्रकार के बफरिंग सिस्टम काम करते हैं, ठीक है, इसलिए पीएच की मात्रा ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। लेकिन जो सीएसएफ है ये पीएच के मामले को लेकर थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स नहीं होते ब्लड की तरह, जिसकी वजह से
जैसे ही हाइड्रोजन आयन चेंज होता है ना, बढ़ता है, वहां पर पीएच उसका तुरंत कम हो जाता है। तो जो सीएसएफ में पीएच की मात्रा कम होने से क्या होता है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो होते हैं, मेडला जो ब्रेन स्टेम का मेडला है, वो सेंसिटाइज होता है और ये फिर मैसेज करता है एपनिस्टिक और एपोनिस्टिक न्यूमोटैक्टिक सेंटर को और डीआरजी बीआरजी को, ठीक है, वहां से फिर रेगुलेट होती है। हाइपरकैपनिया मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखिए कि वेंटिलेशन की दर कैसे प्रभावित होती है। यहाँ देखिए ये PCO2 है, PCO2 जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेंटिलेशन का रेट ज्यादा हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। ये हाइपोक्सिक ड्राइव, हाइपोक्सिक मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। ये पहले पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो होते हैं उसको फील करते हैं PO2 के घटने से, और ये नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ज्यादा CO2 का क्या कहते हैं रिटेंशन है, CO2 अगर ऑक्सीजन कम हो गया और CO2 ज्यादा जमा हो रहा है तब प्रॉब्लम ज्यादा हो, तब ये जो रेस्पिरेशन की जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये पर्टिकुलरली जो COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब ऐसा होता है कि लंग्स में जगह जगह कुछ थ्रोम्बस वगैरह बन जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है किसकी वजह से, और ये बड़ा क्रॉनिक मामला है। इसमें हमेशा पेशेंट जो होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का शिकार रहता है, या फिर हाई एल्टीट्यूड पे इस प्रकार का जो हाइपोक्सी, जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और जिसकी वजह से ये सेंसिटाइज होता है। ये हाइड्रोजन का ड्राइव है, ये भी पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में सेंस किया जाता है। ये ऊपर वाला बता चुके। ये मतलब आप सिंपल सा ये लॉजिक, अब इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ेगी, दिस विल इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, मतलब सांस की गति तेज हो जाएगी। जब भी हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा सांस की गति तेज हो जाएगी। इसमें सेंट्रल, ये हम बता चुके आपको। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर देखिए, ये आर्टिक आर्च है, आर्टिक आर्च में यहाँ पर आर्टिक बॉडीज है, यहाँ पर ये कैरोटिड आर्टरीज हैं जिनकी में भी कुछ बॉडीज होती है, तो कैरोटिड बॉडी है ना, आर्टिक बॉडीज है, यहाँ से ये आर्टिक बॉडी है। ये सब ले जा करके कहाँ मैसेज करें, मेडला को करें, जो हम आपको बता चुके। और यही से सेंस होता है कि भाई ये गलत डल गया है, ये PO2 या PCO2 या पीएच की मात्रा कितनी है। और ये खास तौर से जो ये वाला जो पेरिफेरल रिसेप्टर है PO2 से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और ये बता चुके इसको। नॉन केमिकल रिफ्लेक्सेस क्या क्या हैं, जैसे कुछ रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे एक है हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स। ये क्या करता है कि जब टाइडल वॉल्यूम लार्ज होता है, मतलब अननेसेसरी हम सांस ज्यादा ले रहे हैं, तो वो लंग्स को क्या करता है कि ओवर इन्फ्लेट होने से बचाता है। मतलब ऐसा नहीं हो कि उसकी कुपिकाओं में ज्यादा फैल जाए तो वहां डैमेज नहीं हो जाए। और यहाँ पर जो पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे लंग्स में जो फैलने से की वजह से कुछ रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, वो एक्चुअली लंग्स में वॉल्यूम को, टाइडल वॉल्यूम को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो लंग में होता है उसकी वजह से एक्टिवेट होते हैं, और उसका रिफ्लेक्ट जो होता है वो क्या करता है, जो टाइडल वॉल्यूम है, जो जितनी मात्रा में सांस अंदर आ रही है उसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है। खास तौर से एक्सरसाइज के टाइम, एक्सरसाइज के दौरान सांस अब मान लीजिए फूल रही है, बॉडी तो डिमांड कर रहा है, बॉडी के सारे ऑर्गन दे आर कार्विंग फॉर द ऑक्सीजन। तो ऐसा नहीं हो कि लंग्स जो है वो इतना ज्यादा फैलने लग जाए कि वो लंग्स खुद डैमेज हो जाए। तो लंग्स को एक खास मैग्नीट्यूड से ज्यादा उसमें एक्सपेंशन नहीं हो, इसको रोकने का काम करता है कौन, हेरिंग ब्रियर रिफ्लेक्स करता है। उसी प्रकार से जॉइंट रिसेप्टर से जो मूविंग लिंक्स हैं, आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ रहा है ना, या कोई डंबल उठा रहा है या स्ट्रेचिंग कर रहा है, तो उस समय जो वहां के रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो वेंटिलेशन के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। डिफ्लेशन जब, जैसे एक रिफ्लेक्शन में बताया कि जब लंग्स को एक्सपेंशन से रोकता है, फैलने से रोकता है। दूसरा ये वाला जो है ये तब एक्टिवेट होता है जब लंग्स ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेट हो जाए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम अब कपालभाति कर रहे हैं या फिर हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो सांस को हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं बाहर छोड़ सकते, लंग्स उससे ज्यादा डिफ्लेट या कंप्रेस नहीं हो सकता, है ना।
और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा कि अगर लंग्स में कहीं कंप्रेशन हो रहा है तो इससे रेट ब्रीदिंग का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इरिटेंट रिफ्लेक्स, जब कोई लंग्स जो होते हैं टॉक्सिक गैस से, मान लीजिए कहीं ऐसी जगह आप चले गए जो सांस में बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है या कुछ ऐसा इरिटेंट है, मान लीजिए फॉर्मलिन है सपोज कहीं, या कोई ऐसा धुआं है, तो कई बार जो खांसी आती है धुएं से, या तो उसमें क्या होता है इरिटेंट रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होते हैं। ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में पाए जाने वाले कुछ मैकेनिकल टच रिसेप्टर्स टाइप के हैं, और ये रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है कि वेंटिलेशन का रेट बढ़ जाता है, और साथ साथ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी होता है। मतलब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो होता है गैस को, टॉक्सिक गैस को अंदर नहीं जाने देता है। उसी प्रकार से जस्ट्रा पल्मोनरी कैपिलरी रिसेप्टर्स है, ये कहाँ है, ये पल्मोनरी कैपिलरी और एल्वियोलाई। हमने आपको बताया था कि पल्मोनरी कैपिलरी का होता है जो एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, और एल्वियोलाई का एक स्क्वामस सेल का लाइनिंग होता है। इसके बीच में जहां भी इंटरस्टिशियल टिश्यूज है वहां पर ये जे रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, इससे क्या होता है कि टाइडल वॉल्यूम कम होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रेट बढ़ जाता है। मतलब इसमें शॉर्ट ब्रीदिंग होगी बहुत तेजी तेजी से, कि सांस तो कम ही अंदर जाएगा, मतलब हवा का वॉल्यूम जो अंदर जाने आने का वो कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें रेस्पिरेशन का गैस का रेट कम हो जाएगा। और खास तौर से जब ये इसमें क्या होता है कि जब वेस्कुलर कंजेशन होता है तो उसमें देखा जाता है, और ये सारे एक्टिवेट होते हैं कैपिलरी के सिकुड़ने से, या कैपिलरी जो पल्मोनरी कैपिलरी है उसमें हाइपरटेंशन से, वहाँ एडिमा हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, लंग्स सिकुड़ गया, सीरोटोनिन का लेवल बढ़ गया, या कोई इसमें ब्लॉकेज है, एम्बोलिज्म है, तो उसकी वजह से ये एक्टिवेट होते हैं। तो ये जब कभी कभी जब ऐसी स्थिति आती है कि मतलब सांस की गति तेज हो जाए, टाइडल वॉल्यूम कम हो जाए, तो ये जो जे कॉम्प्लेक्स है, जस्ट्रा पल्मोनरी कॉम्प्लेक्स जो है रिसेप्टर्स के, उसके द्वारा रेगुलेट होते हैं। और वेंटिलेशन को इंक्रीज जो एक्सरसाइज के दौरान होता है, एक्सरसाइज के दौरान क्यों वेंटिलेशन बढ़ता है, इसका कुछ कारक है। जैसे ये बॉडी मूवमेंट से बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर से ये रेगुलेट होता है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो आपके बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है, या फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो इंपल्सेस होते हैं वो करते हैं, या फिर CO2 और H2 जो जनरेट होते हैं उससे। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक्सरसाइज के दौरान जो सांस हमारी तेज होती है सिर्फ CO2 और H2 से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि कई और चीजों से भी कंट्रोल होती है। जो वेंटिलेशन का रेट बढ़ता है कई और चीजों से बढ़ता है, ये बॉडी मूवमेंट से बढ़ रहा है, टेम्परेचर से बढ़ रहा है, एड्रेनलिन के रिलीज से बढ़ रहा है। और उसके बाद ये कफ रिफ्लेक्स है। कफ रिफ्लेक्स है, ये क्या होता है कि जब कोई इरिटेंट जो होता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जैसे मैंने कहा कि आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते किसी हंसी आ गई किसी बात पे आपको, और जो खाना था वो वहां का जो वो क्या कहते हैं जो फ्लैप है जिसने ढक रखा था ट्रैकिया को, वो फ्लैप किसी वजह से हिल गया, जिसकी वजह से खाना आपके ट्रैकिया में जाने का प्रयास करता है। तो ट्रैकिया में अगर खाना चला जाए, पानी चला जाए, आदमी मर जाएगा, काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए क्या करता है, उसको तेजी से जो भी खाना अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या होता है आदमी को खांसी आती है, उसमें बहुत अंदर तेजी से सांस लेकर के और फोर्स के साथ, जो ग्लॉटिस है ना, पहले तो ग्लॉटिस जो है वो बंद हो गया जिससे कि अब अंदर वो जाए नहीं, और बंद ग्लॉटिस में क्या होता है कि फोर्स्ड एक्सपिरेशन होता है, ठीक है। ये कफ रिफ्लेक्स होता है कब, जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इरिटेंट चला जाए तो। और छींक आती, छींक आती, यही काम होता है। जो कफ रिफ्लेक्स हो रहा है उसी तरह का स्नीज रिफ्लेक्स है, छींक जो आती है। जो कफ रिफ्लेक्स था वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेंट जाने से हो रहा था, जो स्नीज रिफ्लेक्स है वो कब होगा कि जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारे जो नेजल ट्रैक्ट है या ऊपर वाला ट्रैक्ट है, वहां पर किसी प्रकार का इरिटेंट जाएगा। मान लीजिए कि आप कभी कभी क्या होता है कि नाक के अंदर कोई चीज चली गई तो उससे छींक आती है, तो ये इरिटेंट्स को क्लियर करने के काम में आते हैं। तो ये कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो इस क्रिया के दौरान होते हैं, और इस प्रकार से ये चैप्टर अभी हम खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसमें जो मेन आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लिखना आपको क्या है कि वो स्ट्रक्चर जो हमने आपको पॉन्स और मेडुला के साथ बताया वो पूरा कॉम्प्लेक्स लिखना है, और जो
केमिकल फैक्टर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लेवल, इसको करना है और ये किस प्रकार से रेगुलेट होते हैं, इसी की चर्चा आप करेंगे जब आपको शॉर्ट नोट्स इस पे आ जाएगा। ये आपको डिसाइड करना है उसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या छोड़ देना है। जैसे रिफ्लेक्सेस वगैरह आप छोड़ सकते हो लिखने के टाइम अगर शॉर्ट नोट आ जाए। बेसिकली आप चर्चा करना न्यूमोटैक्टिक सेंटर, एपनिस्टिक सेंटर, डीआरजी, वीआरजी, इसकी चर्चा कर देना, ठीक है। और जो केमिकल कीमो रिसेप्टर जिन जिन चीजों को फील करते हैं, या सेंट्रल या पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करना है बस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही